ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के और उन खबरों का क्या असर हमारे आपके ऊपर पड़ेगा इसका विश्लेषण के साथ। और हर बार की तरह इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं, किन खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी। नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। तो कुदरत के कहर ने क्या महंगा कर दिया है बीमा, क्यों हम कह रहे हैं ऐसा और क्या कुछ वो आंकड़े हैं, करेंगे विस्तार से इस पर बातचीत। आरबीआई की लंबी लड़ाई, जी हाँ, महंगाई एक आरबीआई के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और क्या ये वाकई में ये अब और बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, डिटेल में बातचीत करेंगे। ऑनलाइन खेल है या फिर ऑनलाइन जुआ, इस पर होगी विस्तार से बातचीत। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा और ऐसी कौन सी खबर है, डिटेल में करेंगे बातचीत। क्या कारें और भी महंगी होंगी, जी हाँ, महंगी कारें में लोगों को वैसे ही परेशान कर रही हैं, क्या और भी महंगी होने वाली है, क्यों कह रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे। और आईपीओ में सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ है, क्या वाकई में रिटेल निवेशकों ने आईपीओ में पैसे बनाए या कोई और है जो इसका फायदा उठा रहा है। इसके अलावा किस तरीके से ठगों का भारतीयों पर जो है धावा बोला जा रहा है, भारतीयों पर ऑनलाइन ठगों का धावा किस तरीके से हो रहा है, ये भी करेंगे डिटेल में बातचीत। तो शुरू करते हैं आज के मनी सेंट्रल को। इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत तरीके से लेने वालों का सिविल स्कोर खराब हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए भी सिविल स्कोर को लागू करने की तैयारी कर रही है। बीमा कंपनियां फर्जी दावों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। इसके अलावा इस साल बाढ़, सूखे और फ्लैश फ्लड जैसे घटनाक्रमों में हुई बढ़ोतरी के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ और फ्लैश फ्लड की वजह से बीमा कंपनियों को कई बड़े क्लेम का भुगतान करना पड़ा है, जिस वजह से उनको घाटा हुआ है और इस घाटे की भरपाई के लिए उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया है। बीमा कंपनियों की तरफ से हुई इस बढ़ोतरी की वजह से भविष्य में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल महंगा हो सकता है। सर, ये जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, ये बीमा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल, पिछले 3-4 साल से, बल्कि पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती बीमा उद्योग के लिए क्लाइमेट चेंज है और ख़ासतौर से जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। वैसे भी भारत जैसे देशों में तो जनरल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानों का बीमा बहुत कम है। 1 से 2% टोटल एसेट्स ऐसी हैं जो बीमा के दायरे में आती हैं। लेकिन व्यापक विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं इसी बीमा उद्योग को प्रभावित कर रही हैं, चाहे वो हरिकेन हो, स्टॉर्म हो, फ्लड्स हो, ड्राउट भी हो, इनका असर दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले 3 साल से लगातार ये प्रीमियम बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल में क्लाउड बस्ट की घटना सिक्किम में हुई, इसके अलावा जो उत्तराखंड में बाढ़ और हिमाचल में बाढ़ की परिस्थिति दिखाई दी, उसके बाद बीमा कंपनियों ने 20 से 25% तक अपने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। और ये प्रीमियम काफ़ी महंगे पड़ते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सरकारें बनाती हैं, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, या उद्योगों के प्रतिष्ठानों को जिनकी फैक्ट्रियां बनती हैं और बाद में उन पर प्राकृतिक आपदा का कहर होता है। ये सबसे गंभीर बात है दुनिया के बीमा उद्योग के लिए कि दुनिया का बीमा उद्योग अचानक पिछले 3-4 साल से इस चुनौती का सामना कर रहा है कि हर साल उसके लिए प्रीमियम के लिए देनदारियां और उसके पास क्लेम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और इधर देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 70% ही बचा है। 14 राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से नीचे चला गया है। जलाशयों में घटते पानी का असर रबी की खेती पर पड़ सकता है। इस बीच शुक्रवार सुबह उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की बरसात दर्ज की गई है, जो कि रबी की खेती में मददगार भी साबित हो सकती है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खाद्य महंगाई को लेकर के चिंता जताई है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की वजह से खाद्य महंगाई दर संवेदनशील है, जिस वजह से केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का रुख सतर्क बना हुआ है। इस बीच एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में खरीफ फसलों की कीमतें महंगाई की दिशा तय करेगी। इस साल कई खरीफ फसलों की उपज पिछले साल के मुकाबले कम अनुमानित है, जिस वजह से खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। सर, आखिर में रिजर्व बैंक गवर्नर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? रिजर्व बैंक गवर्नर ने देखिए वही बात कही जो हम अपने मनी सेंट्रल में लगातार चर्चा में कह रहे हैं कि भारत में महंगाई नियंत्रण में नहीं है। रिजर्व बैंक और सरकार भले ही दावा करे, पर रिजर्व बैंक को बार बार ये सच स्वीकार करना पड़ता है कि महंगाई
पर खासतौर से खाद्य महंगाई पर उसका काबू नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने बयान में दो बातें कही, इसका संकेत ये निकाला जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि फिलहाल रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में ब्याज दरें कम करने के बारे में सोच नहीं सकता। रिजर्व बैंक बार बार इस बात का संकेत दे रहा है कि महंगाई वापस लौटेगी, खासतौर से खाद्य महंगाई वापस लौटेगी, और वो उसके लौटने की कई सारी परिस्थितियाँ बनती दिखाई दे रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो बात हम लोगों ने अपनी पिछली चर्चाओं में भी कही थी कि खरीफ की फसल की पैदावार कैसी होने वाली है, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उसके बाद की तिमाही में, यानी अगली 2 तिमाहियों में, अगले 5 महीनों में भारत में खाद्य महंगाई का स्तर 6, 6.5, 7% के आसपास रहता है या नीचे आता है। खरीफ उत्पादन के जो ताज़ा अनुमान आए हैं वो महंगाई को समर्थन करने वाले हैं, महंगाई को में बढ़ोतरी का संकेत देने वाले हैं, क्योंकि सारी प्रमुख फसलों का के पैदावार में कमी की संभावना है मानसून के बिगड़ने के कारण। लेकिन इसके साथ एक दूर की भी बात है जो शायद रिजर्व बैंक आने वाले समय में स्वीकार करेगा कि अब केवल खरीफ ही नहीं, रबी की फसल भी महंगाई के आउटलुक को प्रभावित करेगी। उसकी 2 बड़ी वजहें, एक तो हमने आपको बताया कि अक्टूबर के महीने में दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी थी, भारत में भी तापमान बढ़ा हुआ था। दूसरी बात ये, जलाशयों में पानी कम है, जो कि दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में रबी की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी बात ये कि एल निनो का असर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में सबसे ज़्यादा होगा जब रबी की फसल दिखाई देगी। तो अगले पूरे 6 महीने रिजर्व बैंक के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, कम से कम महंगाई को लेकर, और इसलिए ब्याज दरों में रियायत की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देती। इधर देश में दलहन कारोबारियों के संगठन IPGA ने सरकार से कहा है कि मोजाम्बिक से तुअर आयात के लिए हुए करार को रद्द किया जाए। IPGA ने आरोप लगाया है कि भारत में बढ़ती डिमांड को देखते हुए मोजाम्बिक के कुछ बड़े तुअर कारोबारी छोटे कारोबारियों से तुअर की खरीद कर रहे हैं, लेकिन भारत को उसकी सप्लाई रोक रखी है, जिस वजह से भारत में तुअर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भारत और मोजाम्बिक के तहत तुअर आयात के लिए हुए करार के तहत 2025-26 तक भारत हर साल मोजाम्बिक से 2 लाख टन तुअर का आयात करेगा। सर, अब क्या मान के चलें कि दालों के आयात में भी समस्या होने वाली है? भारत का दाल आयात मोजाम्बिक के ट्रेडर्स के साथ एक चुनौती में फंस गया है। मोजाम्बिक के ट्रेडर्स भारत में बढ़ती हुई मांग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मोजाम्बिक भी ऐसा देश है जहाँ कई सारे छोटे किसान और उत्पादक हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने उनसे गेहूँ से दाल खरीद रखी है और उसकी होल्डिंग कर रहे हैं भारतीय बाजार में कीमतें बढ़ते देने के लिए। भारतीय बाजार में दाल का उत्पादन बेहतर नहीं है। खरीफ की फसलों के अनुमान भी माफिक नहीं आए हैं, क्योंकि खरीफ की फसलों में दलहन का उत्पादन कम होने वाला है। भारत ने मोजाम्बिक, म्यांमार और मलावी, इन 3 देशों से दाल आयात करने की तैयारी की थी, जिनमें मोजाम्बिक सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वहाँ के व्यापारियों पर ना तो भारत सरकार का कोई नियंत्रण हो पा रहा है और ना राजनीतिक रूप से भी, कूटनीतिक तौर पर भी मोजाम्बिक की सरकार उन्हें प्रभावित कर पा रही है। इसलिए सारी कोशिश जो दाल आयात के जरिए दाल को सस्ते करने की थी, वो लगभग उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि दाल और ज़्यादा आयातित दाल और ज़्यादा महंगी हो रही है। इधर आने वाले दिनों में कारों की कीमत भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि स्टील कंपनियों की तरफ से कार कंपनियों को जिस कीमत पर स्टील की सप्लाई होती है, उसमें आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टील कंपनियों ने कार कंपनियों से कहा है कि वे कीमतों में प्रति टन 2,000 रुपये से 6,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। देश में औसत गाड़ी तैयार करने में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, उसमें 60 से 65% हिस्सेदारी स्टील की होती है। ऐसे में अगर स्टील महंगा हुआ तो फिर कार भी महंगी हो जाएगी। सर, अब फिर क्या मान के चलें, वाहनों की महंगाई और बढ़ने वाली है? त्योहारी मौसम खत्म होने के बाद और जो कि खत्म होने के करीब है, ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। लागत की दृष्टि से ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बड़ा शिफ्ट आया था एक पहले कि छोटी कारों की बिक्री सीमित हो गई थी। बड़ी और मझोली कारों के लिए जो भी बाजार है वो त्यौहार और त्यौहार के बाद का है, और इसके बाद यहाँ पर महंगाई के नए चरण पड़ेंगे, नए तरीके से महंगाई की तैयारी होगी। स्टील सबसे बड़ा सेक्टर है। स्टील के दोनों हिस्से, स्टील सेक्टर के दोनों उत्पाद, हॉट रोल्ड कॉइल्स और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, दोनों का ही इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है, और दोनों की कीमतें बढ़ाने की 2,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति टन तक कीमत बढ़ाने की तैयारी स्टील इंडस्ट्री ने स्पेसिफिकली ऑटो उद्योग के लिए की है। और ये बढ़ोतरी जैसे ही लागू होगी, अगले बैच में यानी जनवरी के बाद भारत में ऑटोमोबाइल और कारों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 1 साल से कंपनियों ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। उसकी वजह ये कि छोटी और जो बल्क में बिकने वाली कारें हैं उनका वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो जो कारें बिक रही हैं बाजार में, जो महंगी कारें हैं 15 लाख और 25 लाख से ऊपर, वहाँ कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की सुविधा है। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 की कीमत बढ़ाने के बाद कंपनियाँ उसे आसानी से बाजार में बेच सकती हैं। इसलिए अब स्टील की कीमतें नया ट्रिगर होगा, जिससे कि ऑटोमोबाइल और महंगे होंगे। तो ऑटोमोबाइल और महंगे होते हुए दिखाई देंगे। त्योहारी सीजन बस निपट रहा है और उसके बाद महंगाई की एक और खेप आने वाली है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी मूडीज का कहना है कि भारत की तरफ से व्यापार को ज़्यादा नहीं खोले जाने की वजह से भविष्य में युवा जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार तैयार करने में
चुनौती होगी। साथ में लंबी अवधि के लिए ग्रोथ को बनाए रखने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों पर जारी अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने यह भी दावा किया कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। मूडीज ने 2023 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा हुआ है। सर, मूडीज ने भारत को लेकर के जो बड़ी चिंता एक जताई है, जिस चुनौती को उन्होंने हाईलाइट किया है, इसके मायने क्या निकाले जाए? मूडीज की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पर है जिस समय भारत में औद्योगिक दृष्टि से, मांग की दृष्टि से, खपत की दृष्टि से काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मूडीज की रिपोर्ट को इस तरह से समझा जा सकता है, भारत को रोजगार और नौकरियां चाहिए, नौकरियों के जरिए ही खपत आएगी। पूरा चक्र समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से तो हमें समझ में आएगा कि चुनौती कहाँ पर खड़ी है। मूडीज़ का इशारा है कि भारत को युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां चाहिए, वही डोमेस्टिक डिमांड लेकर आएंगे और डिमांड होगी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार होगी। और यदि भारत को बगैर घरेलू डिमांड के जॉब्स क्रिएट करने हैं तो उसे एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनानी होगी। अगर भारत में फैक्ट्री लगती है तो या तो उसे उतने ग्राहक भारत में मिल जाए या फिर उतने ही ग्राहक उसे विदेश में मिल जाए। इन्हीं दो परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो सकती है या लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। और यहाँ मूडीज़ का कहना यह है कि भारत ने चूंकि अपने व्यापार का पर्याप्त उदारीकरण नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का हिस्सा नहीं बने हैं, बहुत लेट भारत ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने शुरू किए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमीरात से। उनके नतीजे आने में लंबा समय लगेगा, कितने नतीजे आएंगे ये भी पता नहीं है। तो भारत ने अपने व्यापार का पर्याप्त उदारीकरण नहीं किया है, जबकि घरेलू बाजार के अंदर उतनी डिमांड नहीं है। ये बात हम अभी लगातार देख रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में इकोनॉमिकम में भी हम आपको ये बात विस्तार से बताएंगे। इस स्थिति में भारत के युवा लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार बनने की संभावना नहीं है और यदि वो रोजगार नहीं बने और भारत को उन रोजगारों को बनाने के लिए भारत ने अपने व्यापार का उदारीकरण नहीं किया तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर में बड़े दबाव बने रह सकते हैं। और इसलिए मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को वही 6-6.5% के आसपास सीमित रखा है। 6-6.5% की आर्थिक विकास दर भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए एक सामान्य विकास दर है। इतनी विकास दर लगभग 80 के दशक में 3 से 4% हुआ करती थी, जब भारत की आबादी इसकी आधी थी। तो इस हिसाब से भारत की पोटेंशियल, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से विकास दर बेहद सामान्य है। मतलब ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने में भी इतनी आर्थिक विकास दर हो सकती है। तो ये जो दुविधा है भारत की, उसे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो या तो उसे भारत के लोगों के हाथ में पैसे रखने होंगे या दुनिया के बाजार में जाना होगा। मूडीज ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया है। चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इधर रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके जरिए रूस के भारत में खुले वस्त्रों खातों में पड़ी राशि का इस्तेमाल भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जा सके। भारत में खुले रूसी वस्त्रों खातों में जो रकम पड़ी हुई है वो भारतीय रुपए में ही है। अभी तक इस राशि को सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल में निवेश की अनुमति है, लेकिन सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश की अनुमति भी दे सकती है। सर, इस पैसे का क्या होगा और इसके ये जो फैसला लिया जा रहा है, अगर अनुमति मिलती है, इसके मायने क्या निकलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से सरकार की तरफ से जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जो रुपए में ट्रेड हुआ है, जो रुपए में कारोबार हुआ है, उसे थोड़ा आधार और दिया जाए और जो रुपया भारत के बैंकों में वस्त्र अकाउंट में पड़ा हुआ है उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। दरअसल रूस के साथ पूरा ट्रेड बुरी तरह फंस गया है। भारत ने शुरुआत में रूस को जो निर्यात किया, रूस से जो आयात किया था, उसका भुगतान रुपए में देने की बात हुई थी, लेकिन रूस ने बाद में उस रुपए को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय करेंसी का दुनिया में और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता और कोई चीज़ें आयात नहीं की जा सकती, वो यहाँ के वस्त्र अकाउंट में पड़ी हुई हैं। भारत सरकार ने उस अकाउंट को में उस पैसे को, चूंकि पैसा पड़ा हुआ है एक्सपोर्टर्स का, तो उसे बॉन्ड्स में और सरकार के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अब कोशिशें की जा रही है कि शायद इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाने की भी इजाज़त दी जाए, लेकिन इससे रूपी रूबल ट्रेड की या रुपए के ट्रेड की समस्या का कितना समाधान होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि रुपए की स्वीकार्यता किसी भी देश में होनी चाहिए उस स्थिति में जबकि वो उस रुपए के इस्तेमाल से दुनिया के किसी और देश में भी भुगतान कर सके। तो भारत और रूस या भारत या किसी अन्य देश के बीच उसकी करेंसी से द्विपक्षीय व्यापार में की राह भी बहुत साफ होती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये जो पैसा पड़ा हुआ है, करीब करीब 8,300 करोड़ रुपए के आसपास की राशि भारत के वस्त्रों अकाउंट में पड़ी हुई है। ये राशि वो है जो भारत ने कच्चा तेल खरीदकर रूस को देनी थी, और वो रुपया रूस स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए उसे किसी तरह से बेहतर रिटर्न की प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश हो रही है। जी। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें राज्य सरकार ने ऑनलाइन रमी और पोकर पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार रमी और पोकर पर रोक नहीं लगा सकती है क्योंकि इन गेम्स में स्किल का इस्तेमाल होता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध को लेकर के अब नए सिरे से बहस छिड़ गई है। सर, अब इसका असर क्या होने वाला है? हाईकोर्ट कह रहा है कि ये जुआ नहीं है।
ये फैसला थोड़ा सनसनीखेज है और अब चूंकि तमिलनाडु सरकार ने बैन लगाया था पूरे व्यवस्था पर और हाईकोर्ट का फैसला आया तो तमिलनाडु सरकार के लिए भी झटका और भारत में ऑनलाइन गेम को लेकर तमाम सारे जो नए नियम आए जिसमें जीएसटी भी शामिल है, इस पर भी सवाल उठेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भारत की जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है उसके लिए तो अच्छा फैसला है, उसने इसका स्वागत भी किया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि पूरी तरह ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग रेगुलेशन एक्ट को लागू करना संभव नहीं है और उसने तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को स्ट्रक डाउन कर दिया है। ये कहा है कि ये स्किल बेस्ड गेम जो हैं जिसमें कि रमी और पोकर हैं, ये इन पर ये नियम लागू नहीं होता, जबकि गैम्बलिंग के बहुत सारे हिस्से इस तरीके के गेम के दायरे में या इसकी सीमा में आते हैं। अब यहाँ से गेम्स की परिभाषा को लेकर फिर बहस शुरू होती है। हालांकि इससे पहले जब जीएसटी के नियम बने थे विपुल, तो आपको याद होगा कि सरकार ने अलग अलग गेमों को स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम को अलग अलग कर दिया था और उन पर टैक्स की व्यवस्था शुरू कर दी थी। लेकिन अब एक नया क्लासिफिकेशन आया है कि कौन सा गेम कब तक जुआ है और कब तक वो स्किल है और मनोरंजन की व्यवस्था है। इस पर अब ऐसा लगता है इसे केंद्र सरकार की अथॉरिटीज़ को स्पष्टता तय करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि गैम्बलिंग में कौन सा गेम वास्तव में खेल है और कौन से गेम में जुए की संभावना है। चलिए, तो अब जब तक इस पर स्पष्टता नहीं आती है तब तक तो एक बहस जो है निश्चित रूप से बड़ी छिड़ गई है कि कौन सा खेल खेल है और कौन सा खेल जुआ। त्योहारी सीजन के बावजूद एयरलाइंस कंपनियों को अपने किराए में कटौती करनी पड़ी है। पहले कंपनियों ने किराए इस उम्मीद में बढ़ाए थे कि उन्हें दिवाली के मौके पर अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन पूरी सीटें नहीं भर पाने की वजह से कंपनियों को अब किराए में करीब 8% की कटौती करनी पड़ी है। नवंबर में अब तक अधिकतर उड़ानों में सीटें 85% भर पाई हैं। सर, त्योहारी सीजन में भी उस तरह की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है? त्योहारी सीजन में कंपनियों की जो रणनीति थी वो वास्तव में उनके लिए उल्टी पड़ी। कंपनियों ने त्योहारी सीजन में ट्रैवल की ज़्यादा उम्मीद को देखते हुए किराया बढ़ा दिए। सहारा ये लिया कि एटीएफ की प्राइस बढ़ गई, इंडिगो जैसी कुछ एयरलाइंस ने तो स्पेशल सरचार्ज लगा दिया। किराया ज़्यादा होने से एकदम डिमांड में गिरावट आई, यानी लोगों ने यात्रा करना कम कर दिया या सामान्य रूप से भी शायद उतनी डिमांड बाजार में नहीं थी। एविएशन कंपनियों ने दिवाली के या त्योहारों के मौसम में ज़्यादा मांग की अपेक्षा की थी और उसका फ़ायदा उठाने के लिए किराए बढ़ाए थे। अब वो दांव उल्टा पड़ा है और इसलिए इस वजह से किराए में कटौती की 8% के आसपास की कटौती की तैयारी की गई है। इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, सरकार के सूत्रों से हमें पता चला है कि सरकार की भी जो कमेटी है, पार्लियामेंट की एविएशन कमेटी है, वो भी एविएशन के किराए बढ़ने के मामले को गंभीरता से देख रही है। वहाँ भी ये शिकायतें गई हैं कि कंपनियाँ अपने मनमाने ढंग से किराया बढ़ा रही हैं। उस कमेटी में भी शायद इस तरीके की चर्चा चल रही, तो एक संकेत ये भी होगा कंपनियों के लिए कि सरकार की तरफ से भी और एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि कंपनियों के किराए बढ़ाने के तर्क क्या हैं। बहरहाल आर्थिक रूप से, कॉमर्शियली या व्यापारिक रूप से ये फैसला सही साबित नहीं हुआ, उसका नतीजा हमारे सामने दिख रहा है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी 80-85% ही है फ्लाइट्स की। इधर देश में 1 लाख से ज़्यादा छोटी और मझोली कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ई इनवॉइसिंग को लेकर के जीएसटी के नियमों का उल्लंघन किया है। इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक होता है और इसके ज़रिए कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में आसानी होती है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 30% कंपनियां इसके नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नियम नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सर, ये टैक्स चोरी हो कैसे रही है? ये बहुत छोटी कंपनियां हैं, 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां हैं और यहाँ टैक्स चोरी का खतरा ये है कि इन्होंने ई इनवाइसिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया और ई इनवाइस जारी नहीं की। ई इनवाइस एक ऐसा सिस्टम है जीएसटी का, सबको पता है, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर जो भी ट्रेड हो रहा है, जो खरीद परचेज हो रही है, उसकी एक्सेस की जाती है और सप्लायर और परचेजर ऑफ गुड्स के बिल्स का मिलान किया जाता है, पता चलाया जाता है। लेकिन इन छोटी कंपनियों ने ई इनवाइस क्रिएट नहीं किया। उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, जो नंबर निकल कर आया वो करीब 1 लाख के आसपास स्मॉल और मिड साइज फर्म का है जिन्होंने ई इनवाइस नहीं बढ़ी। अब ये दूसरा बड़ा मामला है जो जीएसटी के भीतर से निकल कर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जीएसटी में फ्रॉड और जीएसटी में फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का बड़ा केस खुला था, लेकिन अब ये मामला थोड़ा दूसरा है और बड़ा होता दिख रहा है। इसमें छोटी कंपनियों ने, अपने 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों ने भी कई जगह ई इनवाइसिंग नहीं की है। अब इस मामले की जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति भीतर क्या थी। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की सबसे बड़ी खबर जानने का। भारत में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एंटीवायरस मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी मैकेफी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट यूजर को हर दिन 12 फेक मैसेज मिलते हैं। स्कैम से जुड़े ये मैसेज यूजर को ईमेल, टेक्स्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
के जरिए मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 64% इंटरनेट यूज़र इन स्कैम में फंस जाते हैं। सर, ये किस तरह के मैसेजेस होते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग फंस जा रहे हैं? ये खबर आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जानना ज़रूरी है, और ख़ासतौर से भारत के लोगों के लिए। भारत पर एक तरह भारत के आमतौर पर डिजिटली सीमित जानकारी वाले लोग, भाषाई दृष्टि से उतने सहज लोग नहीं जो कि अंग्रेजी को नहीं समझ सकते हैं, और आर्थिक मामलों पर और जटिलताओं पर कम जानकारी रखने वाले लोगों पर एक तरह से ऑनलाइन ठगों ने धावा बोल दिया है। मैकेफी की रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत में फिशिंग के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में असंख्य वेबसाइट प्रतिदिन बन रही हैं फिशिंग के लिए, और दो सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं जो भारतीयों की सबसे कमज़ोर नस या जहां पर भारतीय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उन्हें टारगेट करते हैं। सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। बेकारी है भारत में, बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, उनके मोबाइल पर मैक्सिमम मैसेज जॉब को लेकर आते हैं। यहाँ नौकरी उपलब्ध है, यहाँ काम उपलब्ध है, और इन्हें लोग क्लिक करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि फ्रॉड मैसेज होता है, और इसके बाद वो स्कैम में फंस जाते हैं, उनका डेटा चोरी हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड बैंकों के नाम पर हो रहा है। बैंकों के फ़ोन पेमेंट ऐप्स के इनके मैसेजेस ने भारत के लोगों को एक तरह से उनका जीना हराम कर रखा है। ये स्थिति है। मैकेफी की रिपोर्ट बता रही है कि हर व्यक्ति, अधिकतम लोग ये नहीं समझ पाते कि ये मैसेज फ्रॉड है या गलत है, और वो अचानक इसे क्लिक कर देते हैं और उनकी उंगलियां वहाँ पहुँच जाती हैं, और पहुँचते ही लोग इस जाल में फंस जाते हैं। स्टडी ने बताया है कि भारत के लोग आमतौर पर 105 मिनट हर हफ्ते में इस बात पर लगाते हैं कि वो किसी मैसेज या टेक्स्ट और ईमेल मैसेज को समझें कि वो रियल है, फेक है या वास्तविक है। 105 मिनट एक हफ्ते में उनके ये जानने में निकल जाते हैं कि ये सही आई हुई सूचना सही है या गलत है, और इसका तय करने का उनके पास कोई पैमाना नहीं। अगर आप माने तो ये लगभग 2 पूरे दिन के बराबर है। 2 पूरे दिन के बराबर है, और इतना समय, इतना उत्पादक समय हर साल इस लोगों का जा रहा है स्कैम्स वाले मैसेजेस को समझने में, और ये बेहद गंभीर समस्या। और तमाम कोशिशों के बाद विपुल, आप चर्चा भी देखें चारों तरफ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा तंत्र नहीं बन पा रहा है जो इस ऑनलाइन ठगी को या इस ऑनलाइन हमले को रोक सके। सर, ये सारी जो फिशिंग हो रही है, ये बाहर के देशों से हो रही है, भारत से हो रही है, और भारत में अगर हो रही है तो भारत में कितने प्रतिशत जो है? भारत में बड़ी संख्या है। भारत में ये रिपोर्टें बता रही कि भारत की तमाम कंपनियां, भारत में तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं, तमाम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो फिशिंग के इन नेटवर्क्स पर काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। इन्हें रोका जा पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही निगाह में आते हैं वैसे ही बंद हो जाते हैं, और इस तरीके का दूसरा पोर्टल तैयार हो जाता है। ये रोक पाने के लिए अभी फ़िलहाल पूरे सरकार के साइबर सिक्योरिटी ढांचे में कोई ऐसा तंत्र नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो TRAI मोबाइल कंपनियों को ऑनलाइन मोबाइल मैसेजेस, मार्केटिंग मैसेज रोकने पर बाध्य नहीं कर पा रही है, किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश नहीं कर पा रही। अभी जो परिस्थिति है उसमें ज़्यादा बेहतर यह है कि आप खुद ही सुरक्षित रहें। आपके पास आने वाला कोई भी बैंक अलर्ट हो, कोई भी मैसेज हो, उसे ज़रा ध्यान से खोलें, नहीं तो जो खतरे हैं वो इस लेवल तक के हैं। मैकेफी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और उनका सारा डेटा, उनके बैंक के अकाउंट, उनके पासवर्ड सब कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में गायब हो जाते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल इसमें एक और ऐड ऑन कर रहे हैं। जागते रहो में हमने इस विषय को लेकर के कई बार चर्चा की है, लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट आए वो इस बात का सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर में चूक कहाँ हो रही है। साइबर सिक्योरिटी क्यों नहीं हमारे यहाँ की मजबूत हो पा रही है, और जो लोग फिशिंग करने वाले हैं वो सरकारी तंत्र से मजबूत क्यों हैं? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के कई सारे आर्किटेक्चर हैं दुनिया में, पर इसका सबसे पहला आर्किटेक्चर ये है कि मोबाइल का रखने वाला व्यक्ति या कंप्यूटर नेटवर्क रखने वाला व्यक्ति जिस नेटवर्क पर है, जिस कंप्यूटर के सिस्टम का या जिस चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, पहला फिल्टर वहां लगना चाहिए। आपके मोबाइल पर कोई फिशिंग का मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता अगर मोबाइल कंपनी पहले फायरवॉलिंग कर ले, और इस बात पर सरकार को मोबाइल कंपनियों को तैयार करना चाहिए। आपके पास आने वाली कोई भी मैसेजेस, गूगल और इन तमाम लोगों ने स्पैम मैसेज को छांटने की व्यवस्था की है, तैयारी की, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। इन कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करना पड़ेगा कि वो अपने सिस्टम्स में इस तरीके के फायरवॉल लगाएं कि फिशिंग मैसेजेस रोके जा सकें, स्पैम मैसेजेस रोके जा सकें। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जिनकी बहुत छोटी बचत है, छोटी कमाई है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके अकाउंट से कब किसके पैसे निकल गए। और ये डिजिटल इंडिया का पूरा पैराडॉक्स है।
भारत में कि एक तरफ आप लोगों से कह रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डिजिटली करें, मोबाइल से सारा कामकाज करें, सारा डेटा मोबाइल पर रखें, अलग अलग जगह अपने पासवर्ड्स रखें और सारे कामकाज करें, और दूसरी तरफ उनका मोबाइल ही सबसे ज़्यादा ठगी और चोरी का शिकार हो रहा है। यानी उनकी जो तिजोरी है उस तिजोरी में सेंध लगाने वाले लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी तिजोरी में रख रहे हैं। ये बड़ा पैराडॉक्स है, ये बड़ा अंतर्विरोध है जो इस रिपोर्ट से निकल कर आया है। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है और इसको लेकर के हम लगातार अपने खास कार्यक्रम जागते रहो में चर्चा भी करते रहते हैं। तो आप भी सुरक्षित रहें और अपनी जेब का ध्यान रखें, और हमारे खास कार्यक्रम जागते रहो पे आपकी नज़रें लगातार होनी चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके से ठगी हो रही है, कैसे आप बच सकते हैं, इसकी तमाम जानकारियाँ वहाँ पर आपको मिल सकती हैं। शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड SIP के जरिए आने वाले निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अक्टूबर के दौरान ये निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी के मुताबिक अक्टूबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 17,000 करोड़ रुपए की SIP आई है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मासिक स्तर है। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक म्यूचुअल फंड में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की SIP आ चुकी है। SIP बढ़ने की वजह से अक्टूबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए निवेश में 42% का इजाफा देखने को मिला है। सर, ये SIP में जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, तो ये मान के चले कि एक नया विकल्प तैयार हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं आप? ये भारतीय बाजार के लिए, म्यूचुअल फंड बाजार के लिए बेहद अच्छी खबर है और हम लगातार आपको बता रहे हैं। SIP में सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तमाम झटकों के बाद, उतार चढ़ाव के बाद भी लोगों का विश्वास बना हुआ है, और विपुल ये वही विश्वास है जिस वजह से भारतीय बाजार में हम लगातार पिछले 3 महीने से विदेशी निवेशकों की बिकवाली और निकासी देख रहे हैं। आप रोज अपने कार्यक्रम में ये बात बता रहे हैं लोगों को, उसके बाद भी भारतीय बाजार में हमने क्रैश नहीं देखा है। 300, 400, 500 पॉइंट की गिरावट है, 5-6 दिन गिरावट चलती है, फिर बाजार में खरीद वापस आ जाती है। तो भारतीय बाजार को उसके अपने लोगों की बचत का सहारा मिल गया है, उसे अपने लोगों की बचत का आधार मिल गया, और ये वो आधार है जो SIP के जरिए आता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चूंकि इस सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हर महीने फंड पैसा मिल ही रहा है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को किसी न किसी स्थिति में बाजार में लगाना होता है। अब आप इस पूरी प्रक्रिया को थोड़े दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि बाजार में रह रहकर आने वाली गिरावट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर बाजार लगातार तेजी के दौर में चलेंगे तो इन म्यूचुअल फंड SIP निवेशकों को एंट्री का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर बाजार हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट नीचे जाते हैं, तो वहां से ही म्यूचुअल फंड वापस एंट्री करते हैं आपके SIP के पैसों को लेकर और बाजार में निवेश करते हैं। इससे इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार भारतीय बचतों पर निर्भर होकर अब चलना शुरू हो गया। ये तो हुई वो कहानी जिस कहानी के कारण हम 1 लाख करोड़ रुपए के SIP को देख रहे हैं। पर यह कहानी भारत की संभावनाओं की दृष्टि से बेहद छोटी है, क्योंकि भारत में अभी भी जब केवल 6% लोग SIP करा रहे हैं, जिसमें भी SIP कराने वालों की संख्या 3 करोड़ के आसपास है, उससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है, तब भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की SIP का इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये संख्या केवल दोगुनी हो जाए, भारत में 2 गुने लोग आ जाए SIP में, तो ये बाजार कितना बड़ा हो जाएगा, और तब ये बाजार भारतीय शेयर बाजार की कैपेसिटीज़ को और भारतीय शेयर बाजार की दक्षता को, स्थिरता को शायद और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये खबर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और इसके लिए भारत के नियामकों को, उद्योग को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। भारतीय कंपनियों के, भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी निवेशकों पर भारतीय बाजार की निर्भरता घट रही है, इस बात पर भी ये भी महत्वपूर्ण है। पर इसके साथ एक पेच भी है इस पूरे मामले में, जो समझना जरूरी है कि ये सब कुछ उन दिनों की कहानी है जब बाजार सधा हुआ है, ठहरा हुआ है, और अब यहां से जितने भी बाजार के बारे में आकलन आ रहे हैं ना, वो ढलान वाले आ रहे हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है, अभी परीक्षा होनी है इस धैर्य की, इस धैर्य की भी वास्तविक परीक्षा नहीं, बाजार में बड़ी गिरावट आती है, लंबी सस्टेन गिरावट आती है, कुछ आता है, उसके बाद ये म्यूचुअल फंड का निवेश कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, ये वो परीक्षा का दौर आना है। लेकिन फिलहाल उतार चढ़ाव के बीच, वॉलेटिलिटी के बीच भारत का म्यूचुअल फंड निवेशक बहुत स्थित प्रज्ञ के तरीके से अपने फायदे के हिसाब से निवेश कर रहा है, वो अपनी SIP नहीं तोड़ रहा है। ये म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सर, यहाँ तो आपने कहा कि जो छोटे निवेशक हैं बड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, IPO बाजार में भी ऐसी समझदारी दिखा रहे हैं। वहाँ IPO बाजार का खेल थोड़ा दूसरा है, और विपुल तो आप तो IPO के मार्केट को डेली कवर कर रहे हैं मनी 9 पर, और वहाँ के IPO में बता रहे हैं। IPO बाजार से जो खबरें आई वो बड़ी दिलचस्प थी। एक तो छोटे निवेशक तमाम सवाल पूछते हैं, पर IPO मार्केट के भीतर हुआ दरअसल क्या कि IPO बाजार में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उन्होंने खूब पैसे कमाए, और चूंकि वे बड़े निवेशक लिस्टिंग गेंस का फ़ायदा उठाने में आगे रहते हैं, उनका कोटा तय होता है, छोटे निवेशकों के लिए कोटा नहीं होता, इसलिए जो हाल में IPO आए और जिनकी अच्छी लिस्टिंग हुई है, उन पर
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जो अमीर निवेशक हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे HNI को हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, न्यू वेबटेक, मैनकाइंड फार्मा, जुपिटर लाइफ, सेलो जिसकी बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, कॉन्कोर्ड बायो, RR काबिल जिसकी बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, साइंट, इक्योस, सेंको, इन सब में HNIs के का पोर्शन 70 टाइम्स, 60 टाइम्स, 50 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुआ, ओवर सब्सक्राइब भी हुआ, और इन्हें ह्यूज गेंस भी मिले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि HNI इन्वेस्टर, जो भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, उसके लिए IPO जरूर दिवाली का बोनस साबित हुए हैं। छोटे निवेशकों को शायद उसका उतना लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि वो लिस्टिंग गेंस तक बेच नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, लेकिन इन निवेशकों के लिए तो ये बेहद फायदे का सौदा साबित हुए हैं। छोटे निवेशकों के साथ एक और समस्या आ रही है कि वो तो शिकायत करते रहते हैं कार्यक्रम में, सर, कि हमको तो शेयर ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को ही शेयर मिल रहे हैं, और जहां जिनको मिल रहे हैं उनको भी छोटा मुनाफा ही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आपको लग रहा है कि IPO में आपको अलॉटमेंट मिल गई है और आपको अच्छा मुनाफा मिला है, तो आपसे ज़्यादा कमाने वाले, बेहतर तरीके से कमाने वाले, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो HNIs हैं, वो कमा रहे हैं। इधर चीन में आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अक्टूबर के दौरान चीन में कंज्यूमर प्राइस नेगेटिव जोन में चले गए, जो वहां पर घटती मांग और डिफ्लेशन का संकेत दे रहे हैं। अक्टूबर के दौरान चीन में कंज्यूमर प्राइस दर नेगेटिव 0.2% दर्ज की गई है। महंगाई दर में आई गिरावट के बाद संभावना जताई जा रही है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए और बड़ा राहत पैकेज दे सकता है। सर, चीन के अंदर डिफ्लेशन कितनी बड़ी चिंता की स्थिति है ये? चीन के डिफ्लेशन की खबर आपने ब्रेंट क्रूड की कीमतों में देखी। कल हमने आपको बताया था कि चीन से जो आंकड़े आए वो आंकड़े ब्रेंट क्रूड की कीमतों के लिए ठीक नहीं, और इसलिए अब कल ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 से नीचे खिसक गई थी। अब तो 80 के आसपास है, 80 से ऊपर जाने में रेजिस्टेंस है, दबाव दिख रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़े सुधरने की उम्मीद आई थी। IMF का कल परसों में आकलन आया था कि चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी विकास दर बेहतर आएगी, लेकिन चीन की इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन जोन में चली गई है। डिफ्लेशन का मतलब है कि कीमतें शून्य से नीचे चली गई, यानी चीन के बाजार में भीतर मांग बिल्कुल नहीं है, और मांग ना होने का असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई दे रहा है। चीन केवल निर्यातक ही नहीं, चीन बड़ा इंपोर्टर भी है, आयातक भी है, एनर्जी का मेटल्स का, मिनरल्स का इनका बड़ा इंपोर्टर भी है। और जैसे जैसे चीन में डिफ्लेशन गहराएगी, दुनिया के उन उद्योगों में, दुनिया के उन देशों में जो चीन को सामान निर्यात करते हैं, वहाँ भी मंदी आने की संभावना है। चीन की कोर इन्फ्लेशन भी 0% से नीचे, यानी 0 से नीचे आ गई। तो चीन के पूरे ढांचे में अब मांग की ज़बरदस्त कमी दिखाई दे रही है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी चिंता की बात है। दुनिया के लिए एक और चिंता आने वाली है सामने। इधर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने अमेरिका में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। अपने ताज़ा बयान में जेरोम पावेल ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने से नहीं हिचकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक को अब भी ये भरोसा नहीं है कि महंगाई को घटाने के लिए उनकी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सर, ये जेरोम पावेल को पहले उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, बाजार बल्ले बल्ले हो गया। कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, US गिरा, फिर भारतीय बाजार भी आज बुरी तरीके से लुढ़के हुए हैं। तो समझ नहीं पा रहा जेरोम पावेल को बाजार और जेरोम पावेल के बीच में एक अच्छी लुका छिपी चल रही है। बाजार जो एक्सपेक्ट करता है फेडरल रिजर्व के गवर्नर से, होता उसको बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर आप जो कह रहे हैं, पिछले 5-6 दिनों से लगातार टिप्पणियां आ रही थी कि जेरोम पावेल अब ब्याज दरें बढ़ाने की बात तो नहीं करेंगे, कम ना हो भले ही, लेकिन अब ब्याज दरें बढ़ने का दौर खत्म हो गया, और बाजारों में एक सेंटिमेंट क्रिएट किया गया। उस सेंटिमेंट के कारण बाजारों में बढ़ोतरी दिखाई दी। लेकिन अमेरिका की वास्तविक आर्थिक हकीकतें तो वैसी नहीं थी। शेयर बाजार आमतौर पर उत्साह में थोड़ा आगे बढ़कर उन हकीकतों को नजरअंदाज करता है। फेडरल रिजर्व एक किस्म का रियलिस्टिक व्यू लेकर आता है, वास्तविक व्यू लेकर आता। तो जेरोम पावेल आज बोले तो बाजार की वो सारी उम्मीदें ढह गई। और ये दिक्कत ये है कि बाजार, चूंकि शेयर बाजारों में बुल्स बायस होता है, शेयर बाजार हमेशा तेजी की संभावनाएं देखते हैं, तो आमतौर पर उन संकेतों को नकारते हैं या उन संकेतों को डिस्काउंट कर देते हैं जो संकेत वास्तविक अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। और ऐसा ही हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका का फेडरल रिजर्व कह रहा है कि महंगाई है, बाजार कह रहा नहीं, महंगाई नहीं है, बाजार की महंगाई का कोई खतरा नहीं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व कह रहा है कि ब्याज दरें आगे भी बढ़ानी पड़ सकती हैं। बाजार अपने निवेशकों को ये समझा रहा है कि नहीं, फेडरल रिजर्व ऐसे ही कह रहा है, ब्याज दरें अब नहीं बढ़ेंगी, निवेश बनाए रखिए। ये जो जद्दोजहद, जो दिलचस्प रस्साकशी चल रही है, उस रस्साकशी का नतीजा है कि दुनिया के शेयर बाजार स्थिर होकर दिशा नहीं ले पा रहे हैं। पर जेरोम पावेल का बयान खासा महत्वपूर्ण है। जेरोम पावेल ने फिर इस बात को कहा कि महंगाई की लड़ाई अभी मौजूद है। आज ही भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान भी हमने आपको बताया, जो उन्होंने टोक्यो में कहा कि महंगाई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जारी है।
और दूसरा ये कि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने तो ये नहीं कहा कि ब्याज दरें बढ़ाएंगे, पर जेरोम पावल ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ाने का दौर खत्म नहीं हुआ है। तो अब शेयर बाजार के निवेशकों के लिए फिर एक बड़ा झटका है कि फेडरल रिजर्व उन्हें आने वाले समय में फिर एक बार शॉक दे सकता है ब्याज दरों में बढ़ोतरी का, और उसी का असर आज हमने शेयर बाजारों पर, एशिया के, यूरोप के और अमेरिका के शेयर बाजारों पर देखा है। और उसी का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला, गिरावट के साथ बाजार कामकाज करते हुए। चलिए अब कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं फटाफट झटपट में। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और भारतीय एंटरप्राइजेस के स्वामित्व वाली वनवेब को यूजर्स को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार से लाइसेंस मिल गया है। दोनों कंपनियों ने अखिल भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी लाइसेंस हासिल किया है। सैटेलाइट या मोबाइल नेटवर्क के जरिए यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देने के लिए आईएसपी लाइसेंस अब ज़रूरी होगा। सरकार ने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं से अपनी वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिए कहा है, जिसके तहत ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वारंटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घर में लगाए जाने की तारीख से शुरू हो, न कि खरीद की तारीख से। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत 6 उद्योग मंडलों के साथ कई कंपनियों को पत्र लिखा है। इसके अलावा कर्ज संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजूस खर्चों में कटौती के लिए अपने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने मार्केटिंग और कंटेंट डिपार्टमेंट से कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी के इस कदम से इसके प्लेटफॉर्म पर टीचिंग करने वालों पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर के स्टार्टअप में निवेश करने वाले जापान के सॉफ्टबैंक को सितंबर तिमाही के दौरान $5.2 अरब का बड़ा घाटा हुआ है। सॉफ्टबैंक को लगातार चौथी तिमाही में घाटे का सामना करना पड़ा है। सितंबर तिमाही में घाटे की मुख्य वजह अमेरिकी कंपनी वीवर्क की तरफ से दिवालिया आवेदन को माना जा रहा है। सॉफ्टबैंक ने वीवर्क में बड़ा निवेश किया हुआ था, लेकिन वीवर्क के दिवालिया होने की वजह से उसको निवेश में भारी नुकसान देखने को मिला है। सर, ये कुछ खबरें झटपट की थी, कुछ टिप्पणी आपकी? हाँ, एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप मनी 9 देखते हैं तो आप हमेशा समय से पहले चीज़ें जानते हैं। हमने आपको मनी 9 के इकोनॉमिक में बताया था कि भारत में भी सेटकॉम की प्रक्रिया शुरू हो रही है और भारत बाजार में कहाँ खड़ा हुआ है। भारत ने अपनी 2 कंपनियों को, वनवेब को जो कि एयरटेल की कंपनी है, और जियो को फिलहाल सेटकॉम देने का लाइसेंस दे दिया। पर आप अभी थोड़ा ठहरें, क्योंकि इतनी जल्दी आपके मोबाइल पर या भारत में इंटरनेट सेटेलाइट इंटरनेट शुरू होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह कि भारत में स्पेक्ट्रम एलोकेशन के नियम तय नहीं किए गए हैं। तो केवल एक प्रतीकात्मक फैसला है कि इनको लाइसेंस दे दिया गया है। इन्हें स्पेक्ट्रम कैसे एलोकेट किया जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा, वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, इससे देखने की बात होगी। लेकिन भारत में सेटकॉम के लिए दरवाजे खुल गए हैं। इसके साथ सरकार ने अमेजॉन से भी कहा है कि वो अपनी विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत करे कि वो भारतीय बाजार में कैसे सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आना चाहती है। स्टारलिंक का प्रस्ताव, एलन मस्क के स्टारलिंक का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। यानी सैटेलाइट के बाजार में, लोअर अर्थ के बाजार में अब धीमे धीमे भारत में सक्रियता शुरू हो रही है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि भारत सरकार स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किस कीमत पर करती है और इन कंपनियों की सेवाएं कब से शुरू होती हैं। जी सर, आपने कार्यक्रम के दौरान बीच में इकोनॉमिकम का जिक्र किया हल्का सा, तो थोड़ा और डिटेल में अगर बता सकें हमारे दर्शकों को, क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ, ये सप्ताह का आखिरी मनी सेंट्रल है और इसके बाद दीपावली का पर्व भी है, तो आप सबको दीपावली की मंगल कामनाएं। इस बार इकोनॉमिकम में हम आपको बाजार का वो हाल बताएंगे जो शायद बाजार में जाते हुए आप भी महसूस कर रहे होंगे। जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो इस इकोनॉमिकम में दिखा? इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। बाजार के भीतर क्या हो रहा है उन्हें हम आंकड़ों में लपेट कर लाए हैं, जो आपने भी बाजार में महसूस किया, हमने भी महसूस किया, और फिर हम दोनों के अनुभवों को आंकड़ों ने कैसे महसूस किया। इस बार के इकोनॉमिकम में आपको पता चलेगा कि भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा टर्न आ गया है। पिछले 1-2 साल के भीतर हमने इस दिवाली पर उसी बदलाव को, उस टर्न को पकड़ने की कोशिश की है। मनी 9 के सुपर ऐप पर इकोनॉमिकम आपको मिलेगा। तो मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस बार का इकोनॉमिकम काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप सभी को मनी 9 की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये साल बड़ा मंगलकारी रहे, देश के लिए काफ़ी अच्छा रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।